हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग IB/ACIO ग्रेड 2 जो अभी पिछला वाला एग्ज़ाम हुआ था 17 और 18 जनवरी को, उसमें टोटल 2 दिन एग्ज़ाम हुआ था और 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो टोटल 8 शिफ्ट हो गई हैं। उसमें से हम शुरू की जो 2 शिफ्ट्स हैं उसको पिक करने वाले हैं। उसके मेन जो जीके के क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और ये जानेंगे कि कितने क्वेश्चंस डुएबल हैं और कितने क्वेश्चंस नॉन डुएबल हैं, यानी कि कितने क्वेश्चंस इजी कैटेगरी में आते हैं, कितने मॉडरेट की कैटेगरी में आते हैं, कितने टफ की कैटेगरी में आते हैं। ये सारे चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो रहेगा जो 2025 एग्ज़ाम जो अभी रिसेंट जिसका शॉर्ट नोटिस रिलीज़ हुआ है उसको टारगेट कर रहे हैं। बिकॉज आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ इग्नोर करने की ज़रूरत है। पहले ही मैं बता दूं कि इसमें 20 क्वेश्चन अलग से करंट अफेयर के आते हैं। ये आप देख सकते हैं शुरू में का जो सेक्शन है, और ये जो पूरा PDF है कंपाइलेशन का, अगर आपको हर एक सेट सॉल्व करना है, वैसे तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, तो मतलब इसमें अगर आप मॉक के पर्पज से इसको देना चाहते हैं तो वो तो उतना पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि आंसर भी साथ साथ लिखा हुआ है। अगर आप बोलेंगे तो परमार अकेडमी ऐप पे उसको भी अपलोड करवा दिया जाएगा मॉक फॉर्मेट में, सच कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। बस है क्या कि, और अगर आप ये भी बोलेंगे सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मेन ये चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है, जैसे कि स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो करंट अफेयर्स के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? ये टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। यानी कि आप ये नहीं सोच सकते हैं कि भाई जीके के अंदर करंट अफेयर होगा, ऐसा कुछ नहीं। करंट अफेयर अलग से ही सेक्शन है, और करंट अफेयर के लिए भी एक अलग ही रणनीति होनी चाहिए। ये वो वाली नहीं कि भाई पिछले 1 साल 1.5 साल ना, इसका करंट अफेयर बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक है। डजेंट मीन कि बहुत आसान क्वेश्चन है, वो जब आप देखोगे तो पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, इसमें करंट अफेयर बहुत स्पेसिफिक है। व्हेन आई से स्पेसिफिक है, दैट मीन्स कि आपको पता है कि इन महीनों का करंट अफेयर पूछा जाएगा जब 2025 में अभी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी होगा। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 2 से 3 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि उतना टाइम मिलता नहीं है नोटिस या नोटिफिकेशन रिलीज़ होने के बाद, उतना टाइम नहीं मिलता एग्ज़ाम के लिए। 2 या 3 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर महीने में होगा, तो इसीलिए जल्दी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और हम लोग नहीं होगा तो एक करेंगे, ठीक है। अभी तो 18 तारीख का आप इंतज़ार करिए, जहाँ पर मैं SSC के लिए एग्ज़ाम्स के लिए आपको कुछ देने वाला हूँ शॉर्ट करंट अफेयर्स का। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स को सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज उसका पर्पस नहीं है। जैसे मैंने बताया, करंट अफेयर्स स्पेसिफिक है, और वो स्पेसिफिक महीने क्या हैं 2025 के लिए, और वो सब कुछ कंपाइलेशन में आपको दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसका एकदम कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर हमारा मेन फोकस है ये जो क्वेश्चंस हैं जीके के, ठीक है, जिसमें कि करंट अफेयर्स एक्सक्लूडेड है, बिकॉज करंट अफेयर अलग से पूछता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे जो 20 क्वेश्चंस हैं, इनको हम देखेंगे कि कहाँ से, किस सेक्शन से क्वेश्चन आया और कितने डुएबल क्वेश्चन थे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपको और कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ भी जानना हो, कुछ भी, तो आप बता सकते हो कमेंट में, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि सर इसका पेपर सॉल्व कराइए, और काफ़ी ज़्यादा ये भी था कि पेपर पैटर्न तो SSC की तरह है लेकिन क्वेश्चन तो UPSC लेवल का है। तो भाई ये आप UPSC की बेइज्जती कर रहे हैं। मैं अगर साफ साफ आपसे बोलूँ तो पहले ये पेपर लगा लेना, फिर सिविल सर्विसेज का पेपर लगा लेना। आई नो कि UPSC का मतलब सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं होता है, लेकिन जब कोई भी UPSC रेफर करता है, सिर्फ UPSC बोलता है, तो उसका मतलब सिविल सर्विसेज ही होता है। तो एक बार सिविल सर्विसेज क्वेश्चन देख लेना और एक बार ये क्वेश्चन देख लेना। तो इस वजह से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत आसान है, बट हाँ, UPSC की बेइज्जती करना है इसको एकदम बस कुछ भी बोल देना कि पेपर पैटर्न तो SSC जैसा है और क्वेश्चन का लेवल UPSC जैसा है। करते हैं क्वेश्चन और समझते हैं कि क्या लेवल है, ठीक है। जैसे मैंने बताया 8 शिफ्ट है। पूरा परमार अकेडमी आपको सबको PDF मिल जाएगी, आपको पूरा देखना है। बट यहाँ पर हम 2 को उठाएंगे और उससे एनालाइज करेंगे, ठीक है। उससे हमारे काइंड ऑफ ये सैम्पल उठाएंगे 2, 8 में से 2, और उससे पता चल जाएगा सब कुछ। तो नो डाउट अब वही है कि आंसर सामने हैं, लेकिन अब ऐसी कोई मेरे पास PDF नहीं है जिसमें आंसर ना हो। खैर, मेन हमें क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। तो पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति की, आप ये नोट भी करते चलेगा कि किस सेक्शन से कहाँ कैसा क्या पूछा जा रहा है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने अथाह चीज़ें पढ़ी हैं, उसके पॉजिटिव्स पढ़े हैं, उसके नेगेटिव्स पढ़े हैं। किसने टर्म दिया था ना, टर्म दिया था विलियम गॉड ने। अब यहाँ पे मैं आपको देखो थोड़ा तो आपको बताता चलूँगा, ठीक है, कि उसके इर्द गिर्द चीज़ें। लेकिन ये इन डिटेल वीडियो नहीं है कि जहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि आपको पता है कि हम जब PYQ सीरीज़ में करते हैं तो 20 क्वेश्चन में ही लगभग हमें 1 से 1.5 घंटा लग जाता है सिर्फ 20 क्वेश्चन करने में ही, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल हम 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उतना डिटेल में तो यहाँ पे मैं नहीं करवाने वाला हूँ। मेन तो ये है कि देखना है हमें बस, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन यूजिंग हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, इसके पूछ रहे एस्पेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। अब आप देखोगे धीरे धीरे अगर आप 8 को एनालाइज करोगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन से ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने की। तो यूजिंग हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ हुआ, जिनको HYV सीड्स बोलते हैं। जैसे कि मेन अगर हम राइस की बात करें तो हमने IR8 इंटरनेशनल राइस 8 करके कैटेगरी ऑफ राइस है, जो कि फिलीपीन से लेके आए थे और उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था,
ठीक है, कहाँ पर? इंडिया में, जिसने कि प्रोडक्टिविटी बहुत भयंकर दी थी। तो कम जगह में भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकल आती है अगर हम HYV सीड्स का यूज़ करें। एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन हुआ था, मतलब बड़ी बड़ी मशीन्स, ट्यूबवेल्स, इन सब का यूज़ किया गया था। अगर हमें प्रोडक्टिविटी चाहिए तो मैकेनाइजेशन भी ज़रूरी है। यही कारण है कि क्यों ये सिर्फ पंजाब जो एफ्लुएंट स्टेट, आप कभी भी देखोगे तो ये पढ़ोगे कि भाई जो पहला फेज़ है ग्रीन रेवोल्यूशन का मिड 1960s से लेकर मिड 1970s तक, वो कन्फाइंड रहा टू द रिच एंड एफ्लुएंट स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। क्यों? क्योंकि वहीं के किसानों के पास, या फिर किसान नहीं थे तो वहीं के लोगों के पास अगर हम देखें तो ये खरीदने के पैसे थे। लेकिन क्योंकि अगर हम देखें पंजाब जैसी जो जगह हैं वो उनकी मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं है, फर्टाइल नहीं, जितने की अगर आप बिहार वगैरह और ईस्टर्न यूपी के देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन का ऐसा ज़्यादा कोई लाभ मिला नहीं। कारण उसका यही था क्योंकि इसमें हाई कैपिटल इनपुट रिक्वायर्ड था। ओके, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ हुआ, जिसकी वजह से एक हमें नेगेटिव्स जब पढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, जिस पे क्वेश्चन बना भी है IBS एग्जाम में, तो नेगेटिव जब पढ़ते हैं तो उसमें एक ये भी चीज़ देखते हैं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जब यूज़ होता है तो उससे क्या होता है, हमारी सॉइल जो है वो अल्कलाइन हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल हो जाते हैं। तो पानी तो भाप तो बन गया, ऊपर उड़ गया, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे सॉल्ट्स वगैरह डिपॉजिट हो जाते हैं। और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स तो आपको पता है कितने हानिकारक होते हैं हेल्थ के लिए। और फर्टिलाइज़र जितना आप यूज़ करोगे अगली बार उससे ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो उससे सॉइल हेल्थ ख़राब होती है। एंड इरीगेशन वो भी ज़रूरी। तो ऑप्शन नंबर 3 ABCD। टर्म सेकुलर वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आई थिंक जिसने भी थोड़ा सा भी पढ़ा है तो उसको वो ये क्वेश्चन आसान है। बाकी तो 20 क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताऊँगा कैसा क्या है। ठीक है, और उसके बाद 40 क्वेश्चन के बाद। तो प्रियम्बल की अगर बात करें तो आपको पता है समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, नेपाल के वाले ने इसको ID कार्ड बोला था। और इसको हमने अगर देखें तो प्रियम्बल को 26 नवंबर 1949 को पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अडॉप्ट किया गया था इसको। एंड ये सिर्फ आज तक एक ही बार अमेंड हुआ है, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। और इसमें सिर्फ 3 वर्ड अभी तक जोड़े गए हैं अमेंडमेंट के थ्रू, और वो है ISS, इंटेग्रिटी, सेक्युलर और सोशलिस्ट। ठीक है, जो सॉवरेन वर्ड है उसको जोड़ा नहीं गया है। SR बोम आपको, सॉरी, ये जो बेरूबारी यूनियन केस है 1960 का, और केशव नंदा भारती केस है 1973 का, वो आप यहाँ पे रिकॉल करो जो मैंने आपको बताया था। इसके अमेंडमेंट्स और इसका ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है नहीं, उससे संबंधित है। नो थर्ड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जुडिशियल डिसीजंस आर बाउंड बाई द प्रेसिडेंट इन कॉमन लॉ वेयरएज क्वाज़ी जुडिशियल डिसीजंस आर जनरली नॉट। अब क्वाज़ी जुडिशियल्स क्या होते हैं? क्वाज़ी जुडिशियल का मतलब होता है आधे अधूरे जुडिशियल। जैसे कि कभी कभी पार्लियामेंट भी क्वाज़ी जुडिशियल के बॉडी के तौर पर फंक्शन करती है। जब आर्टिकल नंबर 61 की हम बात करते हैं, अनुच्छेद नंबर 61 की, जो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की बात करता है, ये एक तरह का क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस ही है। और काफ़ी सारी और ऐसी क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज़ होती हैं जो पूरी तरह से जुडिशियल नहीं है। जुडिशरी का काम होता है आपको पता है 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। उसमें से एक है लेजिस्लेचर, लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव लॉ को एग्जीक्यूट करना, जुडिशरी लॉ को क्या करना, रिव्यू करना। ठीक है, तो उसका काम है कि न्याय देना। अगर एक ऐसी बॉडी जिसका काम न्याय देना नहीं है, प्राइमरी काम उसका वो नहीं है, लेकिन अगर वो फिर भी वो कर रहा है तो उसको बोलते हैं क्वाज़ी जुडिशियल। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये कॉमन लॉ से प्रेसिडेंटेड नहीं होते हैं, बाउंड नहीं होते हैं। तो ये सही है आपका। देन अगर बात करेंगे तो जुडिशियल डिसीजंस में क्रिएट न्यू लॉज बट क्वाज़ी जुडिशियल्स आर बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग लॉ। सही है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रिसेंट का ही, जैसे जुडिशियल डिसीजन में क्रिएट नए लॉज हैं। सर अभी लॉज तो बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, जुडिशरी कब से लॉ बनाने लगी? बना सकती है भाई, मतलब लॉ ऐसा जो उसका बनाने का काम तो नहीं है, लेकिन जुडिशियल, इसी को जुडिशियल ओवर रीच बोला जाता है। जैसे अभी आपको तमिलनाडु वर्सेस सेंटर, या फिर तमिलनाडु नॉट सेंटर, तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर केस हुआ था, जहाँ पर गवर्नर जो है तमिलनाडु को RN रवि, वो बिल पास नहीं कर रहे थे। तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जितने भी 10 बिल हैं, 11 में से 10 बिल, वो सारे पास कर दिए। और वहाँ पर बोल दिया कि इतना 3 महीने का जो है गवर्नर के पास एक टाइम लिमिट सेट कर दिया कि आपको बताना होगा, डिसीजन अपना देना होगा 3 महीने का, जबकि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो काइंड ऑफ एक नया लॉ ही तो क्रिएट करना हो गया, जहाँ पर गवर्नर को एक टाइम लिमिट आपने स्पेसिफाई कर दी है कि नहीं। तो वो उसका एक एग्जाम्पल है। तो अगर मैं पहले पेज की बात करूँ, आसान है, ठीक है, बेहद आसान है, ये टफ़ है, मैं मानता हूँ। ठीक है, ये आसान है, बेहद आसान है, और ये टफ़ है तीसरा वाला। ठीक, तो अगले वाले पे आते हैं। 4, द भगवद गीता इज़ अ पार्ट ऑफ महाभारत एंड इज़ अ डायलॉग बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन। आई थिंक सबको पता है कि हाँ, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच के में का यहाँ पर डायलॉग है पूरा महाभारत। शंकराचार्य इज एसोसिएटेड विद अद्वैत वेदांत। तो अब आपको क्या यहाँ से कैच करना है? कैच आपको ये करना है, जितने भी स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, चाहे अद्वैत है, द्वैत है, ठीक है, द्वैत अद्वैत है ना, जो भेदाभेद जिसको बोलते हैं, तो ये सारे स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी और इसके प्रोपाउंडर कौन है, फाउंडर कौन है, वो आपको पता होना चाहिए।
द ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द वेद एंड कंटेन्स हाइम्स डेडिकेटेड टू वेरियस डेटीज़। तो ये ओल्डेस्ट है और बहुत सारे डेटीज़ को यहाँ पर हाइम्स कितने हैं टोटल 1028 यहाँ पर हाइम्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, और ये जो है टोटल 10 मंडल में डिवाइडेड है। अच्छा, कमेंट में आप बताइए किस मंडल में, मंडल क्या है, एक तरह की बुक्स हैं जिससे कि हमारा ऋग्वेद बना है, 10 बुक्स हैं, तो उसमें से कौन से मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में दिया हुआ है ये बताइए। ठीक है, जैसे भगवान सोम के बारे में 9th मंडल में दिया है। अगर हम बात करें 10th मंडल में तो उसमें पुरुष शुक्ता की हाइम दी हुई है ना, तो ऐसे गायत्री मंत्र किस मंडल में दिया हुआ है। देन नाट्य शास्त्र एट्रिब्यूटेड टू सेज भरत इज एन एंशियंट इंडियन ट्रिटीज ऑन द परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू द एक्सप्रेशंस ऑफ हिंदू स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल, नाट्य शास्त्र की अगर बात करें तो भरत मुनि ने इसको कंपोज किया है, और जितने भी हमारे मेजर क्लासिकल डांसेज हैं, हमारे कितने क्लासिकल डांसेज हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें कि हम एक ये हैं आपके अगर बात करेंगे साहित्य नाटक अकेडमी के हिसाब से, और बाकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या करती है उसमें एक और ऐड कर देती है जिसको हम छऊ बोलते हैं, लेकिन वैसे हम 8 ही मानते हैं, बट अगर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर स्पेसिफाई कर देते हैं तो हम 9 बोलते हैं, छऊ को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो क्लासिकल डांसेस इसी में मेंशन है, इसी वजह से इसको किस नाम से जानते हैं, इसको हम 5th वेद यानी कि 5वें वेद के नाम से जानते हैं। चारों ही सही हैं। मामलुक डायनेस्टी वॉज एंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। तो हमें पता है कि सख्त सा लौंडा ने क्या किया था, दिल्ली में रूल किया था। है सर, ये कैसे अपमानजनक बातें कर रहे हो, तो सख्त सा इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है, स्लेव डायनेस्टी, ये क्या है, खिलजी डायनेस्टी, ये क्या है, तुगलक डायनेस्टी, ये क्या है, सैयद डायनेस्टी, और ये है लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो ये हमारी 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया था। स्लेव डायनेस्टी में अगर देखेंगे तो इसके बाद खिलजी आया था, और खिलजी में कौन फाउंडर था, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी था। इसमें कौन था, घियासुद्दीन तुगलक, देन बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, देन बाद में फिरोज शाह तुगलक आता है। देन सैयद में कौन था फाउंडर, खिज़्र खान था। लोधी में कौन था, बहलोल लोधी था। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, ये भी बेहद आसान में रखूँगा जैसे प्रियम्बल वाला था। ठीक है, ये भी आसान ही है, उतना टफ नहीं है, बस ये वाला ही मेन था। ठीक है, अगर आपको ये पता होगा, आई थिंक ये वाला भी पता होता ही अगर आप थोड़ा सा बेसिक प्रिपरेशन करते हो कि हाँ क्लासिकल डांस अगर थोड़ा सा आपने पढ़ रखे हैं तो ये पहली चीज़ पढ़ाई जाती है आपको। ठीक है, और दूसरा वाला थोड़ा सा अगर आपको पता था कि अद्वैत वाला जो है स्कूल वो शंकराचार्य है तो फिर आपके लिए आसान था, अगर नहीं पता तो थोड़ा सा नॉट दैट मच आसान, लेकिन ये तो आसान है। ठीक है, देन इस पे आते हैं। टिहरी डैम लोकेटेड ऑन भागीरथी रिवर इन उत्तराखंड इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध की अगर बात करेंगे तो। एक नोटिस करने वाली बात यहाँ ये होती है कि टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध तो है जो भागीरथी रिवर पे बना हुआ है, लेकिन भाखड़ा नंगल भी सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन वो जो है वो आपका क्या बोलते हैं, सबसे ऊंचा अर्दन डैम है। ओके, ठीक है, तो हाईएस्ट अर्दन अगर पूछेगा, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सो दैट कन्फ्यूज़न ना हो, ये हाईएस्ट अर्दन डैम है। और अगर ग्रेविटी डैम पूछेगा तो वो आपका भाखड़ा नंगल डैम होगा जो सतलज रिवर पे बना हुआ है। द ककरा पार एटॉमिक पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन तापी, गुजरात। सही है। द नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन सिचुएटेड इन यूपी इज़ अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये भी ठीक है, काइंड ऑफ आसान में ही रखूँगा बिकॉज ककरा पार हम पढ़ते हैं भाई, तापी गुजरात में, ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। नरोरा यूपी में, और ऑब्वियस सी बात है मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर तो हो गई। अब इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि यार मेजर है कि माइनर है। अगर आप ऐसे डाउट कर रहे हैं तो आप फिर जो है शकी आदमी ये सारी चीज़ों में शक नहीं करते हैं। ठीक है, और इन चीज़ों में शक हो रहा है तो फिर तुम शादी वादी मत करना। द लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस इज अराउंड। तो लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर की अगर बात करेंगे तो कितना है, 79%, 74, 82 या फिर 76। ये भी आसान में ही रखूँगा मैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आसान, ठीक है, आसान है, और ये भी नॉट ज़्यादा, मतलब इसी को मैं थोड़ा सा बोल दूंगा, ये सेकंड स्टेटमेंट में थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी तो आसान ही थे। लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस इज अराउंड। तो हमें पता है कि 74.04% क्या थी, लिटरेसी रेट थी ओवरऑल। देन उसमें 82.14 क्या थी, अगर हम यहाँ पर पॉइंट में नहीं है तो 82% मेल की थी और 65.46% फीमेल की थी। हाईएस्ट डिफरेंस कहाँ है लिटरेसी रेट में, किस स्टेट में, राजस्थान में मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा अंतर यहीं पे है। सबसे हाईएस्ट कहाँ की है लिटरेसी रेट, केरल की 94%। यूटी की बात करेंगे तो लक्षद्वीप की है। सबसे कम कहाँ पे लिटरेसी रेट, बिहार में 61.46 है। और अगर बात करेंगे यूटी कौन है जहाँ सबसे कम लिटरेसी रेट है, तो दादरा नगर एंड हवेली है। हम हवेली याद करते हैं कि हवेली में भाई लोग पॉपुलेशन बढ़ाने में लगे हुए हैं क्योंकि इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा थी 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो यहाँ पर लोग पॉपुलेशन बढ़ाने में लगे हुए हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह से हमने याद किया था। और भाई 2011 का सेंसस अभी पढ़ना पड़ रहा है, अच्छे से पढ़ लेना। अभी बस अगले साल ही मोस्ट प्रोबेबली आपका नया सेंसस आ जाएगा, तो फिर नया सेंसस को तुम्हें जो है पूरा चाटना पड़ेगा। इसी लिए
फ़ायदे में रहोगे अगर इसी साल सिलेक्शन लेके निकल लोगे तो, ठीक है। उलम्बाना इज़ द फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। तो उलम्बाना किसका फेस्टिवल है? अब ये भी यार तुम सोचो, उलम्बाना तुम में से मोस्टली लोग हिंदू ही होंगे या फिर मुस्लिम है, जो भी कम्युनिटी है, तुम्हें पता ही है हिंदू नाम तो नहीं है उलम्बाना, ठीक है। ऐसा कोई फेस्टिवल तो नहीं है हिंदूज़म में, और ना ही सिखिज़म में होता उलम्बाना। हाँ, दो इसमें से डाउट हो सकता है, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म में, ठीक है आंसर बुद्धिज़्म। नाउ The 74th Amendment 1992 provides for the constitution of ward committees. Okay. 12th schedule of the constitution lists the power, authority and responsibility of municipalities. ये भी सही है. And urban local government in India includes municipal corporation, municipal council, नगर पंचायत, depending upon the size of population. ठीक है. अभी एनटीपीसी में भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए अर्बन लोकल गवर्नमेंट से. तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है? जैसे कि यार आप सुनते हो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो जो बड़ी सिटीज़ होती हैं, बड़ी सिटीज़ जैसे बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, इनमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं जो बड़ी सिटीज़ होती हैं। जो छोटी सिटीज़ होती हैं थोड़ी सी, उनमें म्यूनिसिपल काउंसिल होते हैं, यानी छोटी सिटीज़ या बड़े टाउन हम बोल सकते हैं। और नगर पंचायत वो होते हैं जो ट्रांजिशन होते हैं, मतलब कि जो पूरी तरह से शहर नहीं, पूरी तरह से गांव नहीं है, वहाँ नगर पंचायत होती है। तो ये होता है 1 2 3, ठीक है। इसको ये आसान में रखूँगा, बहुत आसान है, अगर आपने सेंसस पढ़ा है तो ये तो बेसिक चीज़ है, ठीक है। देन उलम्बाना, ठीक है, काइंड ऑफ दो तो आप लिमिट कर ही सकते थे, एंड इसको थोड़ा सा मॉडरेट में बोल सकते हैं, ठीक है। देन इस पे आते हैं, हुआ द फॉलोइंग वाज द मिनिस्टर हु हेल्प किंग अशोक एक्वायर द थ्रोन। तो ये राधा गुप्ता है। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, आसान है आपके लिए, नहीं पढ़ा है तो फिर टफ में ही है ये, ठीक है, टफ में ही होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। राधा गुप्ता, ठीक है। वैसे तो अगर आप फैटमैन वगैरह में देखोगे, ठीक है, जो बुक है फैटमैन में, तो उसमें ये सब लिखा हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा। यस, क्यों? क्योंकि अगर आप देखो आर्टिकल नंबर 75 का क्लॉज नंबर 5 बोलता ही है कि नो पर्सन कैन बिकम अ मिनिस्टर इफ़ इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, अप टू अ मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। यानी कोई भी मिनिस्टर बन सकता है, मिनिस्टर का मतलब उसमें प्राइम मिनिस्टर भी आता है, बिना किसी हाउस का मेंबर हुए 6 महीने तक। ऐसा है क्या? जैसे मतलब आप हो, ठीक है, आप चाहें, अगर आपकी 25 साल की उम्र हो गई है तो आप भी प्रधानमंत्री, अगर आपको सरकार चाहे तो बना सकती है। आइए, मोदी जी हटेंगे, अब आप बनेंगे। बस क्या करना है, 6 महीने के अंदर सदस्यता ले लेनी की। सदस्यता कैसे? या तो लोकसभा में चुनाव जीत के आओ, जो कि तुम्हारे लिए पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि हम लोग तो आम लोग हैं, ठीक है, ऐसे तो कोई वोट देगा नहीं। राज्यसभा के रूट के थ्रू हम आ सकते हैं, जैसे कि एस जयशंकर जी लोग आए हैं, ठीक है। तो खैर बात ये है कि आपको किसी हाउस का मेंबर तो होना ही पड़ेगा। अगर आप प्राइम मिनिस्टर, फिर कोई मिनिस्टर हो सकते हो। मैक्सिमम 6 महीने के बाद आपको टाइम लिमिट दी जाती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिसेप्ट पार्डनिंग पावर 73 में नहीं आती, 72 में आती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसने 72 का 73 कर दिया है, सो ऐसे गलत है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, बिल्कुल नहीं राज्यसभा। ये बेहद ही आसान स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसको यूपीएससी की, हाँ, पेपर पैटर्न एसएससी जैसा है, लेकिन लेवल यूपीएससी जैसा है। भाई मैं इसके लेवल से वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यूपीएससी के लेवल को तो यार बदनाम मत करो, है, कभी पेपर उठा के देखना। द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है, बात बिल्कुल सही है। Consider the following statement. The Brahmaputra river is known as Sangpo in its upper reaches. तो हमें पता है कि कहाँ से निकलती है ये, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से, अंगसी ग्लेशियर से, यूटर्न मारती है नामचा बरवा से। पहले यहाँ पर इसका नाम सांगपो या फिर यार्लिंग सांगपो होता है, देन इसका नाम यहाँ पर होता है सियांग, अपर जो रीचेस है अरुणाचल में। देन नाम इसका नाम पड़ता है क्या, दिहांग, दिबांग नहीं, दिबांग तो इसकी सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी है, दिहांग पड़ा। देन इसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है असम में। देन ढुबरी से साउथवर्ड टर्न मारती है, बांग्लादेश में जाती है, जहाँ पर इसका नाम जमुना हो जाता है, खत्म। तो इसके अलग अलग नाम होते हैं। और नामचा बरवा जहाँ से यू टर्न मारती है, ये वहीं पर ब्रह्मपुत्रा रिवर पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम, जो कि चाइना में ही था अभी, 3 गॉर्जस डैम, उससे भी बड़ा डैम चाइना बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस नोन एज सांगपो बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड गोदावरी रिवर इज ऑफन रेफर टू एज गंगा ऑफ साउथ। कृष्णा रिवर हैज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इंडिया आफ्टर द गंगा, नो, गोदावरी का है। एंड द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द तिब्बतन प्लेट्यू नियर लेक मानसरोवर। तो ये अगर मान लेते हैं लेक मानसरोवर है, तो यहाँ से निकलती है इंडस, यहाँ से निकलती है सतलज, और यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ये जगह का नाम है क्या, इस जगह का नाम है, यहाँ से लाल से लिख देते हैं, इस जगह का नाम है आपका भोखारचू ग्लेशियर, ठीक है। ये आपका भोखारचू ग्लेशियर, ये है जहाँ से सतलज निकलती है, राकस ताल। और ये जहाँ से ओरिजिन होता है, ये अभी मैंने बताया चेमा युंगदुंग या फिर अंगसी ग्लेशियर, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, सब लेक मानसरोवर के पास आसपास से निकलती हैं। तो अगर अगेन मैं यहाँ पे देखूँ तो इसी को मैं रख सकता हूँ थोड़ा सा टफ साइड में, ठीक है। वो भी अगर आपको पता है, जैसे मान लो
अगली बार पूछ लिया, फैट मैंने लिखा हुआ है, आपको पता है, ठीक है, कर देंगे आप। नहीं पता है, नहीं पढ़ा है तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए इसमें, एलिमिनेशन वगैरह, ये भी आसान है, ठीक है। अगर आप, मैं अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता है, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हो और आपने किसी एक सीरीज़ को ही फॉलो किया है ढंग से, ठीक है, तो आप आराम से कर लोगे। और हाँ, हम कोर्स बेचने नहीं आए, ठीक है, फ्री सीरीज़ की बात कर रहे हैं। पी वाई के सीरीज़ FRB काफ़ी आते हैं ना जो नए इधर से उधर, कोर्स बेचने आए, सारा कुछ फ्री में, ठीक है। पी वाई के सीरीज़ और FRB 2.0 सब कुछ, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द HDI assesses a country's एवरेज। ये देख, अब तुम देखो यहाँ पे, ठीक है, क्या है इसने करंट अफेयर का तो 20 क्वेश्चन अलग है ही है, प्लस इसने जो जीके का सेक्शन है उसमें भी करंट अफेयर डाल रखा है। ये है इसमें करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, मैं तो बोलूँगा 20 नहीं 20+ क्वेश्चन मान के चलो करंट अफेयर के, ठीक है। हाइट ऑफ डांसिंग गर्ल, ये भी टफ क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन नो डाउट, ठीक है। 10.5 सेंटीमीटर, बट यहाँ पर 11 सेंटीमीटर क्योंकि ऑप्शन में है, तो विद गो विद 11 सेंटीमीटर, बट टू बी वेरी प्रिसाइज 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या क्वेश्चन बन सकता है भाई, ये मेलोनी जी की हाइट तो 11 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर। मोदी जी की कितनी, मोदी जी मतलब जो हमारे बियर्डेड मैन है, ठीक है, जो हड़प्पा से, आपको पता है ना, हड़प्पा से डांसिंग गर्ल का ब्रॉन्ज स्टैचू मिला और बियर्डेड मैन का स्टीएटाइट का बना हुआ है ना, सॉफ्ट स्टोन का बना हुआ हमें एक इस तरह से मूर्ति टाइप मिली। तो इसकी हाइट अगर बात करेंगे 17.5 सेंटीमीटर है, 17.5 सेंटीमीटर। तो आगे पूछ सकता है। फिर 15 क्वेश्चन है, द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। 8 शेड्यूल में पहले ओरिजिनली 14 थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था फिर इन्फोर्स हुआ था, और अभी कितनी 22 क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 4 अमेंडमेंट हुए थे, 21st, 71st और 92nd, ठीक है। 21st, 71st, 92nd, तो अभी तो 4 बोल रहे थे, हाँ 4 ही हुए हैं यहाँ पर, लेकिन इन 3 से लैंग्वेज ऐड किया गया है, इससे बस नाम चेंज किया है, आर की जगह डी किया गया है। कैसे? तो 21 से जो है सिंधी को जोड़ा गया एज शेड्यूल लैंग्वेज, इससे KN और M, कोंकणी जो कहाँ बोली जाती है, गोवा और सदर्न महाराष्ट्र में, नेपाली और मणिपुरी, ये 3 लैंग्वेजेस हैं, और इससे BDSM दैट इज़ बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ठीक है, ये 4 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया। एंड 96 से ओडिया किया गया, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी तो पूरा अच्छा सॉल्व ही नहीं किया है, तो पहला वाला तो सही है। संस्कृत इज़ द लिटर्जिकल लैंग्वेज ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड इज़ वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस। मान लेते नहीं पता है तो नहीं पता है, तो इस तरह के में क्या लगाना है, हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। हमारे पास अभी और भी खेलने के अवसर हैं, अभी आगे भी स्टेटमेंट हैं। कोंकणी स्पोकन इन दी वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, वही वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स हैं आपके जो गोवा और सदर्न महाराष्ट्र है। इसको 71st अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, बात बिल्कुल सही है। 1 और 3 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, तो दूसरा अपने आप सही है। अगर पहला और तीसरा पक्का सही है तो दूसरे को होना ही पड़ेगा सही। ये होता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का फ़ायदा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है नुकसान, पता है तो पता है, नहीं तो क्या एलिमिनेशन करोगे, लेकिन ये नहीं पता था बट फिर भी हमने कर लिया, है ना, तो ये फ़ायदा होता है। नाउ 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द HDI इज़ अ कॉम्पोजिट देख रहे हो, करंट अफेयर है, नहीं करंट अफेयर है कि नहीं। अब तुम देखो इस शिफ्ट में 22 अभी तक करंट अफेयर क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आगे देखते हैं। और विच द फॉलोइंग रिवर्स आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर, बेहद ही आसान सवाल है ये, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग यानी जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनको हम ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग में कैटेगराइज करते हैं, जिसमें कि हमारी, अगर हम ईस्ट फ्लोइंग में ऊपर से मैं अगर आ जाऊँ, अगर मैं आ गया ना अपनी पे ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मैं दामोदर हो गई यहाँ से, ठीक है। आपको बताना जो स्वर्ण रेखा है, बैतरानी है, ब्राह्मणी है, महानदी है, देन यहाँ पर आपकी वंशधारा है, ठीक है। याद रहेगा कि यहाँ पर आपकी दामोदर है, दामोदर एक्चुअल में हुगली की ट्रिब्यूटरी है, स्वर्ण रेखा है अपने आप में इंडिपेंडेंट रिवर है, बैतरानी है, ब्राह्मणी है, देन आपकी यहाँ पर महानदी है, देन आएगी आपकी यहाँ पे, वैसे तो एक छोटी सी नदी ऋषिकुल्या आती है, देन इस तरह से आती है वंशधारा, ठीक है, जो ओरिजिनेट तो होती है उड़ीसा में, लेकिन थोड़ा सा चली जाती है कहाँ पर, ये वाला पार्ट आ जाता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये है ईस्ट फ्लोइंग। देन यहीं पे अगर महानदी हमने देख ही ली है, देन इसके बाद आती है यहाँ से महाराष्ट्र ओरिजिनेट होती है गोदावरी, ठीक है। महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है कौन सी, गोदावरी, जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। देन महाराष्ट्र से ही ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर से। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, महाबलेश्वर से, कृष्णा। देन कृष्णा के बाद आएगी, ये हो गई ऊपर महानदी, ये हो गई गोदावरी, ये हो गई कृष्णा, और यहाँ हो जाएगी आपकी कावेरी, ठीक है, ये है आपकी कावेरी। और वैसे और भी छोटी छोटी नदियाँ हैं, तो अपने पे आ ही जाता हूँ मैं। ये पेन्नर है, ठीक है, पेन्नर, पेरियार नहीं है, पेन्नर है। और यहाँ है वैगई, पेन्नर और वैगई, क्लियर है। तो ये है हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट फ्लोइंग में अगर बात करेंगे तो यहाँ नर्मदा है, यहाँ
यहाँ नर्मदा है, यहाँ ताप्ती है। ये नर्मदा और ताप्ती दोनों रिफ्ट वैली में फ्लो होती हैं। ऊपर विंध्या माउंटेन रेंज है, नीचे सतपुरा माउंटेन रेंज है। विंध्या और सतपुरा के बीच में फ्लो होती है नर्मदा। तो ये नर्मदा है, ये ताप्ती है। देन यहाँ पर और छोटी छोटी नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपकी पेरियार और भरतफूजा है। कर्नाटक में आ जाएंगे तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगी छोटी छोटी नदियाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल वराही रिवर है, फॉर एग्जाम्पल नेत्रवती, वराही, ये सब कर्नाटक की हैं। ठीक है, तो ये सब रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, छोटी छोटी वेस्ट में फ्लो होती हैं। देन ऊपर से आपकी यहाँ पे माही भी आती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। साबरमती आती है, लूनी आती है। लूनी तो खो जाती है डेजर्ट में, रन ऑफ कच्छ में, क्योंकि वो बहुत ही कम पानी होता है उसमें, रेट ऑफ एवापोरेशन वहाँ ज़्यादा होता है, तो इसीलिए उसको लवणवारी बोलते हैं। लवण का मतलब सॉल्ट होता है हिंदी में, है ना। तो ये चीज़ है। अच्छा ये बताओ कि जो इंडिया की हाईएस्ट वाटरफॉल है वो किस रिवर पे सिचुएटेड है, और अभी मैंने उस रिवर का नाम भी लिया था, बताओ। तो अगर हम देखें तो ईस्ट फ्लोइंग कौन सी, गोदावरी, तापी और नर्मदा, तो दोनों कैसी हैं, वेस्ट फ्लोइंग है। तो आंसर बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बोल सकता हूँ, जहाँ पर पूछा है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन, तो किस में इंक्लूड होते हैं, तो ये आपके इंक्लूड होते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। और डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, प्रयोज्य आय क्या होती है, तो जो हमारे पास सब टैक्स कट के बचता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रयोज्य आय। लेकिन वो हम पर्सनल इनकम में कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यानी कि जैसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अगर मुझे चाहिए तो इसमें क्या करते हैं, जो भी मेरी इनकम है पर्सनल इनकम, उसमें से टैक्सेस को हटा देते हैं, टैक्सेस हटा दिए जाते हैं और सब्सिडी वगैरह जोड़ दी जाती है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब ये है कि आपकी इनकम, जैसे आपकी लगेगी आईबी में नौकरी, ठीक है, आपकी सैलरी है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख प्लस आपकी सैलरी बनेगी, ज़्यादा जीरो लग गए क्या ठीक है, ठीक है, तो 1 लाख सैलरी बन गई। फिर इसमें आप टैक्स मान लेंगे, भर देते हैं, तो टैक्स 15,000 भर देते हैं आप, ठीक है, तो आपके पास बचता है 85,000। तो ये आपकी पर्सनल इनकम, ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, शायद आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा डीप पे जा नहीं रहे। और हाँ, अगर किसी को डेप्थ में कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो 3.0 करके, हाँ बैच नहीं, कोई कुछ नहीं है क्योंकि अभी एक्चुअल में क्वेरी आई थी, ठीक है, कुछ स्टूडेंट की, तो वैसे मैं आपको बता दूँ, चलो तो मैं जीके स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में ही बताऊंगा कैसे क्या करना है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट अगर बैच के लिए बोल रहे हैं तो बैच कोई नया नहीं आएगा, ठीक है। IBA के लिए मैं फिर से बता दूं, कोई नया बैच नहीं होगा अगर आपको पढ़ना है स्क्रैच से। क्यों, क्योंकि कुछ नया नहीं है, आप खुद ही देख रहे हैं, जो लोग पहले से मुझे पढ़े हुए उन्हें पता है, ठीक है, कि 3.0 अगर बैच है आपके पास, ठीक है, तो उसके अलावा और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, अगर आपको स्क्रैच से पढ़ना ही है तो। ठीक है, मैं यहाँ पर फैटमैन को तो एडवाइस करूँगा ही आपको, ठीक है, जो बुक है। अब अगेन कुछ लोगों को हो सकता है कि सर बुक को वो कर रहे हैं, तो भाई मैं कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, मैं एडवाइस कर रहा हूँ, लेना या ना लेना तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। मैं बस सिर्फ आपको एडवाइस कर रहा हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि भाई मैंने क्रिएट किया तो मुझे पता है कि मैंने क्या डाला है, वो चीज़ बेस्ट है नहीं है क्या है, तो मैं अपने हिसाब से एडवाइस कर रहा हूँ। इट्स अप टू यू, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे बैच का सोच रहे हैं कि अलग से आएगा, तो कोई नया बैच नहीं आएगा इसके लिए अलग से। और अगर आपको पेड करना है स्क्रैच से तो 3.0 पहले से बैच है, परमार जी के बैच 3.0, ये परमार अकेडमी ऐप पे। और फ्री में करना है तो फ्री में एम्पल रिसोर्सेज हैं सर। FRB अभी सीरीज़ चल रही है, FRB 2.0, उसी को कर लीजिए रगड़ पकड़ के अच्छे से अगर करना है तो, ठीक है। PYQ सीरीज़ अभी करवाई थी इससे पहले, वो अगर आपको करना है तो वो कर लो, जिससे आपको समझ में आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है, सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं आपके पास, ओके, ठीक है। बट क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा, एंड उसके लिए लिटिल बॉय है जहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 टफ लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और या फिर नहीं है तो जो आपको सही लगता है सोर्स, उससे करिए, ठीक है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ओके। द विजयनगर एम्पायर वॉज स्टैब्लिश्ड बाई हरिहर 1 एंड बुक्का राय 1, सही है ये भी, ठीक है। ये भी एकदम बेसिक सा स्टेटमेंट है। कृष्णदेव राय केडिया द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर बिलोंग टू द तुलुव डायनेस्टी। अब हमें पता है कि ये जो पूरा विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर कहाँ था, ये है कौन सी रिवर, कृष्णा रिवर। इसके ऊपर था कि नीचे, ऊपर तो बहमानी था, नीचे था विजयनगर, ठीक है। और अच्छा बताओ, ये जो एरिया है कृष्णा रिवर और तुंगभद्र, इसको क्या बोलते हैं बताओ, कमेंट करके बताओ अभी तुरंत, देखते हैं कितने लोगों को पता है। इसको बोलते हैं रायचूर द्वाब। द्वाब क्या होता है, 2 रिवर के बीच का एरिया, और इसको बोलते हैं रायचूर द्वाब। जिसके नीचे था विजयनगर एम्पायर, इसमें संगम, ठीक है, देन सुलुवा, देन तुलुव, देन अराईवीडू, ये 4 डायनेस्टीज़ का रूल रहा था, ठीक है। संगम, सुलुव, तुलुव, अराईवीडू, उसमें से तुलुव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये, ठीक है, ये भी सही है। KDR और सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं। इनके बुक्स हैं अमुक्तमाल्यदा तेलुगु में और जाम्बवती कल्याणम संस्कृत में। इनको जो है हम जानते हैं आंध्र भोज के नाम से, इनको हम जानते हैं किसके नाम से, यवन राजप्रिय के नाम से जानते हैं, ठीक। देन अगर बात करेंगे द बैटल ऑफ तालीकोटा लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द चोला एम्पायर। बात विजयनगर की हो रही है यहाँ पे, ये चोला कहाँ से आ गया भाई,
तो विजयनगर का डिक्लाइन हुआ था इससे। कब हुआ था ये? 1565 में हुआ था ये बैटल। किसके बीच में हुआ था ये अभी जो मैंने बताया, ये कृष्णा रिवर, ये बहमानी और ये विजयनगर, इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था। हुआ क्या था कि जो अली रामा राय थे यहाँ के, वो इंटरफेयर कर रहे थे इन बहमानीज के इंटरनल मैटर्स पे। बहमानी 5 किंगडम्स में डिवाइडेड थे, बीजापुर, गोलकोंडा, ठीक है, अहमदनगर और बेरार और बिदर। ये जो 3 है, इन्होंने तीनों ने मिलकर अटैक कर दिया था अली रामा राय पे, ठीक है, और हरा दिया था। कौन थे? तुलुक डायनेस्टी थी। और तुलुक डायनेस्टी के बाद सर अगर ख़त्म हो गई, डिफीट हो गए, तो ये अराईवीडू कहाँ से आ गई? तो अराईवीडू छोटे से पार्ट में कंटिन्यू करती रही अपना, ठीक है। और तालीकोटा को ध्यान रखना, बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2 गांव के नाम थे, राक्षसी और तांगड़ी। और यहाँ पर एक मिलिट्री गवर्नरशिप चलती थी, आपको पता होना चाहिए, एंड दैट वाज नोन एज व्हाट? दैट वाज नोन एज अमर नायकास, ठीक है, अमर नायक के नाम से जानते हैं उसको, उस प्रथा को। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंड इन 1885 विद ए.ओ. ह्यूम एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब किसको नहीं पता होगा? कितना बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, यूपीएससी से कंपेयर कर रहा हूँ। मतलब सबको पता है कि भाई ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस को फॉर्म किया था, इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी। लेकिन वोमेश चंद्र बनर्जी पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने प्रेसाइड किया था पहले सेशन को, जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था 1885 में। और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 72 लोगों ने। दूसरे वाले जो हुआ था 434 जो कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने प्रेसाइड किया था। तीसरा कहाँ हुआ था? मद्रास में, जो किसने प्रेसाइड किया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और चौथा कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, जिसको प्रेसाइड किया था जॉर्ज ह्यूल ने, जो पहला नॉन इंडियन था, पहला ब्रिटिशर था जिसने कि कांग्रेस के सेशन को प्रेसाइड किया था। एंड वी नो कि जो 1906 का मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन 1906, ठीक है, हमें पता है बंगाल पार्टीशन के बाद मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी 1906 में, जिसको नवाब सलीम उल्ला और आगा खान ने फाउंड किया था ढाका में, ठीक है। ढाका प्रेजेंट डे बांग्लादेश की कैपिटल है। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 से बनी थी, और किसने बनाया था? सहजानंद सरस्वती ने। गदर पार्टी कब बनी थी? 1913 में। तो अब देखो कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है और कितना डेप्थ में क्वेश्चन आ रहा नहीं आ रहा। तो गदर पार्टी 1913 में बनी थी, 1913 में। फिर इसी से एक एसोसिएटेड एक इंसिडेंट है जिसका नाम के से शुरू होता है। बताओ जल्दी से अभी कमेंट में, वो के से क्या है? वो एक जापानीज शिप का नेम है, बताओ क्या है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक 20 क्वेश्चन ख़त्म हो गए। तो अगर 20 क्वेश्चन में हम एनालाइज करें तो ये हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ये हो गया मेडाइवल हिस्ट्री, ये हो गया इकोनॉमिक्स, ये हो गया ज्योग्राफी, वो ऊपर वाला करंट अफेयर हो गया, ये पॉलिटी हो गई, ये आगा हिस्ट्री हो गया, अगेन वो करंट अफेयर का हो गया ऊपर, ये फिर से ज्योग्राफी आ गया, ये पॉलिटी आ गया, ये हिस्ट्री आ गया, एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, और ये पॉलिटी आ गया, ये अगेन एंशियंट हिस्ट्री आ गया। एंशियंट हिस्ट्री नहीं, ये तो स्टैटिक में आएगा आपका, ये आपका स्टैटिक में रख सकते हो बिकॉज ये सेंसस से क्वेश्चन है। ज्योग्राफी का ही है ये क्वेश्चन, हिस्ट्री यानी मेडिवल हिस्ट्री, जनरल में रख देंगे इसको, ठीक है। जुडिशियल पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन होता है, करंट अफेयर, ठीक है। अच्छा, ये तो करंट अफेयर वाले सेक्शन में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या समझने को मिल रहा है अगर हम एक पेपर का एनालाइज करें कि पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन 3 सब्जेक्ट में बस थोड़ा ठीक ठाक फोकस कर लो। और यही नहीं, आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे तो स्ट्रैटेजी मैं दे दूंगा, लेकिन स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गई, कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। जो मैं जितने तुम मैक्सिमम लोग अगर मुझसे अभी पढ़ते आ रहे होगे, किसी भी 3.0 बैच में पढ़ा होगा या FRB सीरीज़ में कहीं से भी, तो तुम्हें क्वेश्चन का लेवल पता चल गया है, नो डाउट। अगर मैं 20 क्वेश्चन में एनालाइज करने बैठूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन तो यार करंट अफेयर के पहले हटा दो, ठीक है। तो बचते हैं हमारे पास कितने क्वेश्चन? मान लेते हैं 17 क्वेश्चन बचते हैं हमारे पास, 17। अब इस 17 में आप ये मान के चलो 10 तो यार मतलब बेहद आसान है, ठीक है, जिनमें ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करनी है और बस ब्लंडर नहीं करना है। बचे जो 7 क्वेश्चन, उसमें मैं बोल सकता हूँ कि हाँ 4 क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एलिमिनेशन ये सब करना पड़ेगा, और 3 क्वेश्चन को मैं बोल सकता हूँ कि हाँ वो रिलेटिवली टफ होंगे। हो सकता है कि उसके लिए आपको गेस वर्क, एकदम प्योर गेस वर्क पे जाना हो अगर आपको अटैम्प्ट करना है तो ये है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको आई थिंक अब मुझे लगता है कि अब एक और सेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, यही सेम आपको ऑब्जर्व होगा जितने ही आप सेट क्यों ना लगा लो। तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में अच्छे से कमांड होनी चाहिए बस, ठीक है। बाकी हमें फिर किस पे ध्यान रखना है? इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का कहीं क्वेश्चन दिखा आपको? साइंस का क्वेश्चन दिखा आपको कहीं पे? नहीं दिखा। इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन दिखा? मोस्टली तो क्वेश्चन यही थे ना, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के। देन उसके बाद चौथा जो सेक्शन है दैट इज़ स्टैटिक, और वो भी उतना नहीं। अगर हम देखें स्टैटिक में भी इसको अगर मैं तोड़ दूँ सेंसस,
सेंसस ही था और क्या था। और वो उलूगन वाला था, वो बुद्धिज़्म वाला वो था, ठीक है। तो और एक क्लासिकल डांस वगैरह आप वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि क्लासिकल डांस, फोक डांस और ये सेंसस मेन। तो भाई इन 3 सब्जेक्ट में अगर आप कमांड बना ले गए, बाकी का कुछ नहीं आपका है, कुछ छोड़ भी दोगे तो भी उतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, नहीं पड़ेगा उतना फर्क। तो ये 3 सब्जेक्ट में अच्छे से कमांड आपको बनानी है, ठीक। कहाँ से बना सकते हो, मैंने सोर्सेज बता दिए। फ्री सोर्स है आपके पास FRB 2.0, ठीक है, जो भी चल रही है। PYQ सीरीज़ है, 3.0 बैच है। एंड अगर आपको बुक से करना है, ठीक है, बुक तो मेरे हिसाब से फैटमैन और लिटिल बॉय के लिए बेस्ट रहेंगी, एकदम टू द पॉइंट कंसाइज वे में दिया है। अगर आप इन सबसे किसी से भी नहीं करोगे, अगर आप वो बुक कर लोगे फैटमैन और लिटिल बॉय से और प्रैक्टिस करते रहोगे, अगर आपको बैच नहीं भी लेना है ना, तो FRB जो 2.0 है वो करो, फ्री में है, जो सीरीज़ चल रही है। फैटमैन पकड़ो, उससे कर लिया, लिटिल बॉय से क्वेश्चन लगा लिए, ख़त्म, नथिंग नीडेड आफ्टर दैट, ठीक है। वो आप खुद आप टेस्ट कर सकते हो। बाकी तो जैसे ना था, आप फ्री हो, ऐसा मत समझना कि ये बुक और वो, हाँ मेरी बुक है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं तो बोलूँगा क्योंकि मुझे पता है कि भाई हाँ मैंने उसमें क्या डाल रखा है। इट्स अप टू यू, नहीं है तो भाई मत लो, आप कोई और सोर्स रेफ़र करो, ठीक है, जो आपको सही लगता है। क्योंकि मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे रेफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, इतनी सफाई देनी पड़ती है ना, क्योंकि जैसे ऐसा लगता है कोई चीज़, मतलब जैसे नहीं पान गुटखा या फिर गैम्बल करने के लिए बोल रहा हूँ कि ये गैम्बल कर लो, यहाँ पे पैसे डाल दो और लॉटरी लगा देंगे तुम्हारी। खैर, सत्य है यही। खैर, तो ये चीज़ शायद आप समझ ही होगे और मुझे एक और सेट कराने की आई थिंक नीड नहीं है। अगर आप बोलोगे तो मैं एक और क्या, मैं 8 के 8 सेट करवा दूंगा आपको यहीं पे, अगर आप बोलोगे। आप वो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पर मेन पर्पज़ था हमारी ये जानना कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं टफ़, और वो लेवल हमने देख लिया है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी हमने देख लिया। अगर आपको ये नहीं सर ऐसे ही सॉल्व करवा दो, मॉक फॉर्मेट में सॉल्व करो, तो ऐसे आंसर ऐसा दिखा हुआ हो तो ऐसे में नहीं, पूरा मॉक फॉर्मेट में, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, वो आप बता देना कमेंट में। ऑलराइट, थैंक यू। और कोई और डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।